एक तरगीब मिली किताबें हाथ में लेने की। कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था। आपके सामने बात करने का जो सलीका मिला है, उन किताबों ने भी बहुत सिखाया। आंसू ज्यादा आते थे, लफ्ज कम निकलते थे। कभी ज्यादा होती थी, थरथराहट ज्यादा होती थी, लफ्ज कम निकलते। उसने तकदीर की किताब में वो तहरीर करके रखा होता है जो करने आप आते। कोई आदमी ये कहे कि अपने कॉलर्स अप करके कि आई डिजर्व्ड दिस, आई अर्नड दिस, आई गॉट इट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड एबिलिटी, इज नॉट द होल ट्रूथ। आपके पास दिस पीस ऑफ लाइफ है, बस दस्तरस सिर्फ इसको हैंडल करने की आपको अल्लाह ने दी। बचपन से ही मैं खूब पढ़ने लगा था, खूब, मतलब रात रात भर पढ़ता था मैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स नहीं जिनसे हम मुझे कोई एग्जाम पास करने में मदद मिले, फजूलियात से लेके फल्कियात तक। स्टैटिक जो आदमी रहता है वो शायद लर्न भी नहीं करता, उसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होती। एशियन मेल पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट असरार अली। आज जिस शख्सियत का इंतखाब हमने किया है वो एक मंजे हुए अदीब, नक्काद, कलमकार, शायर होने के अलावा एक नशरियाती शख्सियत हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो से सुबुकदोश होने वाले मशहूर व मारूफ प्रोड्यूसर जनाब सतीश विमल हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया असरार साहब। हज़्म मामूल इस प्रोग्राम की शुरुआत हम इस बात से करेंगे, हम सतीश जी से उनके बचपन के बारे में, बचपन का सफ़र कैसा रहा और इब्तिदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई। सतीश जी। मैं त्राल इलाके के एक गांव में रहता हूँ। बहुत खूबसूरत सा गांव है, पहाड़ी के दामन में बसा हुआ। बूथ्स कहते हैं उसको। वहीं जन्मा हूँ, पला बड़ा हूँ, वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की है। तो उसके बाद अपने इलाके के बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद आला तालीम श्रीनगर से हासिल की। उसके बाद दूरदर्शन में नौकरी मिली पहली बार। उससे पहले अखबारात के लिए थोड़ा लिखता रहा। एक प्राइवेट स्कूल में कुछ दिन पढ़ाई की, पढ़ाता रहा। घर में ट्यूशन्स पढ़ाता था पार्ट टाइम में, कुछ कमाई करने के लिए। लेकिन खुशनसीबी ये है कि जिस बस्ती में मैं रहता था, जहाँ जन्म हुआ है मेरा, वो एक बड़ी वाइब्रेंट बस्ती थी। अभी भी होगी, क्योंकि अभी बड़े दिनों से वहाँ नहीं रह रहा हूँ। लेकिन वो तरबियत जो बचपन में हुई उस इलाके में, वो कमाल की है। बुनियादी अनासिर जो एक तख्लीक़कार के तौर पर कुछ खास सोच करके कुछ समाज को देने का जो हौसला मिला है, उसकी बुनियाद वहीं से पड़ी। जब हमारा बचपन गुजरा तो आसपास एक बहुत ही प्यारा माहौल था। सकाफती सरगर्मियां होती थी गांव में, छोटे छोटे ड्रामे और इस तरह की तकरीबात होती थी। गाना बजाना, लिखना, पढ़ना, और कुछ ऐसी शख्सियात थीं जिनके साथ इंटरेक्शन के तौर पे हमने बहुत सीखा। ऐसे बुजुर्ग जो बज़ाहिर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे कि जिन्हें हम आम इस्तिलाह में नाख्वांदा कहेंगे, लेकिन आज याद करता हूं उनको तो लगता है कि एक एक शख्स एक यूनिवर्सिटी। क्या कमाल के लोग थे। एक तदब्बर, एक फहम, फरासत, जो वो बात बात में ही मुंतकिल करते रहे, अपने अंदर वो पैवस्त होती रही। और जो बचपन में वो कल्चरल कंड्यूसिव माहौल मिला, उसमें जो मैं तुकबंदियां करता था उसको भी एक वेंट मिला।
मैं कुछ स्क्रिप्ट्स दिया करता था जो यूज होते थे कुछ नुक्कड़ नाटक में, कुछ परफॉर्मेंसेस के लिए इस्तेमाल करते थे लोग। मैं अच्छा परफॉर्मर था नहीं खुद, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट्स मेरे यूज होते थे, कुछ गाने लिखता था कुछ। लेकिन बाद में स्कूल में ये मश्क कंटिन्यू रही हाई स्कूल तक। और मुझे याद है हायर सेकेंडरी में आते आते मैं रेडियो टेलीविजन आने लगा था। पता नहीं क्या एक अंदर वो ड्राइव होता है, जुनून भरा होता है, ऊपर वाले ने प्रोग्राम किया होता है कि आदमी से रहा नहीं जाता। पता भी नहीं होता कि मैं जो लिख रहा हूं वो किस मयार का है, किसी को दिखाने लायक है भी कि नहीं है। लेकिन हाँ वैसे ही क्या जुर्रत भेजा कह सकते हैं हम, वो करके आए और रेडियो टेलीविजन के प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी तख्लीकात रखी और उनका दस्ते शफकत रहा, हौसला मिला, लगा कि नहीं यार हम कुछ कर सकते हैं। मुझे याद है मैं जब घर में सारे बच्चे खेला करते थे, बहुत टाइम घर से बाहर इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। गांव में तो ज्यादा खुलापन होता है, 8-10 गांव तक आपकी रसाई होती है। सुबह निकले और पता नहीं चला कहाँ कहाँ घूमे, कितने रिश्ते बनते हैं। कुदरत की उस खूबसूरती के मनाजिर के बीच में आपका वक्त कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। लेकिन उस सब के बावजूद मैं किताबों के साथ ज्यादा जुड़ा था, मैं तन्हाई के साथ ज्यादा जुड़ा था। मेरे दादाजी की एक छोटी लाइब्रेरी होती थी घर में, वो टीचर थे, तो उनको बचपन में देखता था तो किताबों के साथ देखता था। एक तरगीब मिली किताबें हाथ में लेने की, कुछ समझ आता था कुछ नहीं आता था, लेकिन वर्क गर्दानी करने का वो शौक पैदा हो गया, सलीका सीखा वहां से, और फिर पढ़ाई का चस्का सा लग गया। बड़ी किताबें तो नहीं पढ़ पाते थे। मुझे याद है हाई स्कूल कॉलेज के दिनों में जब लोग एग्जाम्स की तैयारी में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, मैं नॉवेल्स पढ़ा करता था। इब्ने सफी, गुलशन नंदा, राणू, जिन्हें आमतौर पर जो अदीब लोग हैं वो पटरी छाप अदब कहते हैं, तो मैं वो सारी किताबें खरीद के लाता था और चुपचाप कमरे में बैठ के पढ़ता था। मुझे याद है कभी कभी जब मैं भी महफिलों में बैठता था आम बच्चों के साथ, या बड़े बुजुर्ग बैठा करते थे तो मैं भी साइड में बैठ जाता था। तो मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन शऊर देखिए क्या होता है हमारे बुजुर्गों का, कि वो मुझे पास आकर के उठा देती थी और अपने कमरे तक ले जाती थी। अलग कमरे तो होते नहीं थे, एक तन्हा कमरे में ले जाती थी, कोई किताब खोल, क्या वक्त बर्बाद कर रहा है। और फिर कोई चाय लेने के आना हर 2 घंटे के बाद, और चुपचाप आकर के दरवाजा खोल के सामने वो कप रख देना और निकल जाना। ये एक माहौल सा बन गया और बहुत पढ़ा। आज याद करता हूं तो क्या क्या कहां कहां से कितना पढ़ा, जाया नहीं हुआ। आपके सामने बात करने का जो सलीका मिला है उन किताबों ने भी बहुत सिखाया, और जो आसपास लोग थे वो भी उन किताबों से कम नहीं थे, उन्होंने भी बहुत तरगीब दी, इस काबिल बनाया कि आपके सामने बात कर पा रहा हूं। मुझे याद है बहुत शाय था मैं, 4 लोगों के सामने बात करने से बहुत डरता था। क्लासरूम में टीचर कोई सवाल पूछे तो जवाब मेरे मुंह से नहीं निकलता था। जो चीज पता भी होती थी वो भी सुनाने में बहुत मेहनत लगती थी। आंसू ज्यादा आते थे, लफ्ज कम निकलते थे, कपकपी ज्यादा होती थी, थरथराहट ज्यादा होती थी, लफ्ज कम निकलते थे। और ये सिलसिला बड़ी देर तक रहा। और करिश्मा कुदरत का देखिए कि ऊपर वाले ने नौकरी ऐसी दी कि बोलना ही पड़ा। और फिर जब माइक्रोफोन के सामने आ गए तो पता नहीं कहां से वो हौसला आया
कि घंटों बोलते रहे। कितनी बड़ी शख्सियत के साथ रूबरू होते हुए फिर बोलते रहे। इसे मैं करिश्मा मानता हूं ऊपर वाले का। उसने तकदीर की किताब में वो तहरीर करके रखा होता है जो करने आप आते हैं। आपकी तगदो, आपका ये मानना कि मैं इस लायक हूं, मैंने मेहनत करके ये कमाया है, ये ज्यादा मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि आपसे क्या करवाया गया। मौके भी वैसे ही दस्तयाब होते हैं आपके सामने। इंसान के हाथ में सिर्फ इतना है कि उसे जो मौका दिया ऊपर वाले ने, हालात के रूप में सिचुएशंस बना करके, उसने उन हालात में रह करके फिर दिया क्या, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। लेकिन वहां तक पहुंचाने में कोई आदमी ये कहे कि अपने कॉलर्स अप करके कि आई डिजर्व्ड दिस, आई अर्नड दिस, आई गॉट इट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड एबिलिटी, इज नॉट द होल ट्रूथ, इज पार्ट ऑफ इट। मच ऑफ इट इज that destiny gave you the opportunity to do it। क्योंकि हम इस बड़ी कायनात में एक जर्रे की हैसियत भी नहीं रखते। हमारे पास कितनी भी सलाहियतें, कुव्वतें, ताकत हो, लेकिन आसपास की कुव्वतें, आसपास की ताकतें, आसपास की हरकतें हमसे ज्यादा पावरफुल हैं। वो कैसी सिचुएशन बनाएंगे। कितने ही इन्फ्लुएंसेस हैं जो एक आदमी के लिए कोई भी सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं या उससे छीन लेते हैं। उसका दस्तरस सिर्फ इतना है कि किसी भी बनती हुई हालत में, क्रिएट हुई अपॉर्चुनिटी में वो कैसे हैंडल होता है। क्योंकि आपके पास दिस पीस ऑफ लाइफ है, बस दस्तरस सिर्फ इसको हैंडल करने की आपको अल्लाह ने दी। आपके आसपास का माहौल जो है उस पर आपकी कुदरत नहीं है, उस पर अल्लाह ने दूसरे फोर्सेस की कुदरत रखी। आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे अंदर जो है मैं वही बोल सकता हूं, मैं आपको अपने हिसाब से बुलवा नहीं सकता। आप मुझसे सलीके से पेश आइएगा। मेरे अंदर की खबासत कभी भी निकल सकती है। मैं गुस्सा करूंगा, आपको हर्ट करूंगा, आप कैसे रोकेंगे। मेरे फोर्सेस आपके बस में नहीं है, आपके बस में सिर्फ आप हैं। इसी तरह मेरे बस में सिर्फ मैं हूं। और ये सोच लेकर के जब कभी भी किसी भी मैदान में हम आते हैं तो आदमी को ये एहसास होता है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ये अपॉर्चुनिटी मैंने पाई नहीं अपने कारण, ये मुझे मिली है कायनात के एक निज़ाम के हरकत के कारण। और जब मैं अब यहां आ गया हूं, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं इस सारे अपने आसपास के लिए भलाई का, बेहतरी का, खैर का सबब कैसे बन पाऊं। तो ये एक सफर की सीख लेकर के हम उस बुनियाद से आए हैं, जिस बुनियाद से निकल करके यहां तक पहुंच करके एक पूरी दुनिया लगी है जरा सी फहमो फरासत, जरा सी सोच को बिल्ड करने में, जिसको हम बरतते रहे अभी तक और अभी भी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। नाजरीन, आपने भी देखा होगा सतीश जी का एक मुनफरिद अंदाज़े बयां और शीरी आवाज़
दिल को वाकई में छू लेती है। इनसे हम कलाम करते रहेंगे इस प्रोग्राम में, और सतीश जी से ये जानने की कोशिश करेंगे, एक छोटे से गांव में इब्तिदाई तालीम हासिल करके, नो डाउट इतना एक्सपोजर गांव में नहीं होगा, फिर शहर में आना, ये सफ़र कैसे पॉसिबल हुआ और रेडियो का सफ़र कब शुरू हुआ? ने कहा कि गांव से ही मैं जब हायर सेकेंडरी में था तो रेडियो के प्रोग्रामों में आता था, शेर व शायरी सुनाने, कुछ बातचीत लिखने, कहानियां पढ़ने, क्योंकि मैं बचपन से ही एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हूं जहां एक्सपोजर कई सारी जुबानों के साथ था। कश्मीर का हर फर्द इस मामले में बड़ा खुशनसीब है कि हम मल्टीलिंगुअल हैं। हर आदमी, मादरी जबान कश्मीरी तो आती ही है, कोई पहाड़ी होगा, कोई गोजरी होगा, कोई बल्ती होगा, जिसकी भी, साथ में उर्दू तो आती है, हिंदी हम सबको समझ आती है, अंग्रेजी भी हल्की हल्की आती है जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हो, पर्शियन का इन्फ्लुएंस कश्मीर में रहा है, वो भी समझ आती है। जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हिंदू टेक्स्ट्स हैं या एंशिएंट कश्मीरी टेक्स्ट्स हैं, वो संस्कृत से जुड़े हैं, उनकी महक भी कश्मीरी ज़बान में है, तो संस्कृत से भी रिश्तेदारी हर एक की है। अरबिक मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीर पॉपुलेशन की रिलीजियस बॉन्डेज की वजह से है, क्योंकि वो रिलीजियस टेक्स्ट्स और स्क्रिप्चर्स सारे अरबी में हैं। तो इतनी सारी ज़ुबानें तो हैं ही हैं। और आप जो कश्मीर की वादी ही ले लीजिए या जम्मू कश्मीर ले लीजिए, जहाँ के हम रहने वाले हैं, 8-9 ज़बानें इसी जगह पे बोली जाती हैं। हमारे पास इतने ज़बानें बोलने बरतने वाले लोग हैं, तो हम सबका एक्सपोजर एटलीस्ट 8-9 ज़बानों के साथ है। तो ये खुशनसीबी हम सबकी है, मैं भी उनमें से एक हूं। और एक खास ट्रेडिशन जो घर में भी थी, फारसी जानने वाले लोग भी थे, अरबिक भी हल्का हल्का जानने वाले लोग थे, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, अंग्रेजी के साथ कॉन्फ्रंटेशन या कह सकते हैं उनके साथ मुलाकातें बचपन से होना शुरू हो गई थी। उस माहौल से उभर के एक शौक जो पैदा हुआ था मुझे कुतुब बीनी का। मुझे याद है बचपन से ही मैं खूब पढ़ने लगा था, खूब, मतलब रात रात भर पढ़ता था मैं। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स नहीं जिनसे हम मुझे कोई एग्जाम पास करने में मदद मिले, फजूलियात से लेके फल्कियात तक, मौजू की कोई पाबंदी नहीं। जो किताब हाथ में आई उसने मुझे पकड़ लिया, मैं उसको पकड़ के रखता था, फिर छोड़ता नहीं था। रात रात भर 2-2 रात में किताब खत्म करना। समझ तब ज्यादा नहीं थी, नेचुरली एवोल्यूशन ऑफ माइंड भी नहीं होता उस एज में। कुछ किताबें समझ आती हैं, कुछ का तासुर सा मिलता है, वो भी रकम होता है, जाया कुछ नहीं होता। आपको कुछ समझ ना आ जाए, आप सिर्फ छू के गुजर जाए, तो वो खुशबू भी आपके साथ रहती, वो भी कभी काम आती। तो एक शौक ये पैदा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जुबानों के साथ रिश्तेदारी उस्तवार हो। उर्दू वाले लोग आसपास थे, हिंदी वाले कुछ लोग थे आसपास घर में, लेकिन दूसरी जुबानों के साथ मेहनत करनी पड़ी। कश्मीरी तो आती ही आती थी, मेहनत के सिवा होता कुछ नहीं है। इस मल्टीलिंगुअलिज्म ने मीडिया में भी मदद की, क्योंकि मीडिया जो है मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क है। जब हम आए तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में काम करने का मौका मिला,
अभी करंट अफेयर्स में हैं तो 3-4 साल करंट अफेयर्स में काम किया। खबरें, आपको एक अलग डिक्शन चाहिए, एक अलग वैकेबलरी चाहिए, एक अलग प्रेजेंटेशन का मोड चाहिए, काम के तकाजे अलग। उसके बाद आप ड्रामा करने लगे तो आपका जॉनर ही बदल गया। उसके बाद आपने फीचर बनाना शुरू किया तो आपका फॉर्मेट ही डिफरेंट है। आप कन्वर्सेशन में आ गए तो फॉर्मेट अलग हो गया। आपके पास डाइजेस्ट प्रोग्राम है तो आपका फॉर्मेट बदल गया। तो इस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में काम करके आपको चिजल होने का मौका मिलता है। खुशनसीबी यह है कि जिस इदारे में मैंने काम किया वो 10 यूनिवर्सिटियों के बराबर का इदारा है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी काम होता है और जिंदगी के जितने डिपार्टमेंट आपके पास हैं, जितने शोबे जिंदगी से जुड़े हैं, उन सब शोबों को लेकर के एक न एक फॉर्मेट बनता है प्रोग्रामों का। और इतने 3 दहाइयों तक काम करके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के साथ जुड़ करके काम करने का मौका मिला। अभी आप गोजरी के इंचार्ज हैं, अभी आप पहाड़ी के इंचार्ज हैं, अभी आप शीना ज़बान के इंचार्ज हैं, अभी आप पंजाबी प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी आप हिंदी का डाइजेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी आप उर्दू का एक अदबी प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी आप कश्मीरी में सूफ़ी कलाम पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी आप हिस्ट्री पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी आप आर्कियोलॉजी का प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी आप सकाफ़त और तहज़ीब के मुख्तलिफ गोशों पे प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर आप करंट अफेयर्स की ओर जाते हैं, फिर आप म्यूज़िक के प्रोड्यूसर बन जाते हैं, फिर आप ड्रामा के प्रोड्यूसर हो जाते हैं, फिर आपको नए यूथ प्रोग्राम्स के साथ एफएम का इंचार्ज बना दिया जाता है। तो आप मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तो निभाते हैं, लेकिन साथ में सीखते भी हैं। क्योंकि जब आप 50 साल की उम्र में नौजवानों का प्रोग्राम करने लग जाते हैं तो आप भूल गए होते हैं शायद कि यूथ एस्पिरेशन क्या है। आपके पास जब नया टैलेंट आता है, नए लोग आते हैं, आप उनके साथ एक फ्रेश माइंड के साथ, एक इनोवेटिव माइंडसेट के साथ कॉन्फ्रंट करते हैं। आपको लगता है कि मैं जिस पटरी पे सोचने लगा था अभी तक वो तो गलत है, मुझे यहां आना है, इनकी लेवल तक, तकाजे दूसरे हैं। आपने पहले ही सीख लिया। यू केम डाउन फ्रॉम योर प्लेस टू ए डिफरेंट लेवल, या यू केम अप टू ए डिफरेंट लेवल। तो आदमी को, स्टैटिक जो आदमी रहता है वो शायद लर्न भी नहीं करता, उसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं होती। हमारी खुशनसीबी ये रही कि हमने खुद को मोल्ड होने दिया। काम ने जिस तरह मोल्ड किया और लर्निंग ने जिस तरह मोल्ड किया। मैं मानता हूं एडवोकेट साहब कि हर शख्स को इस बात का एहसास रहना चाहिए कि मैं अगर किसी फॉर्मेट को जानने लगा हूं, किसी इल्म से मेरी शनासाई हो गई है, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट का अल्टीमेट एक्सपर्ट हूं। ये एक भ्रम है जो सिलेबस पढ़ाने वालों के काम आता है। जिंदगी में ये सच्चाई नहीं है। आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो नहीं सकते। आप जितना भी जानेंगे, बिना जाने हुए बहुत कुछ बाहर रह जाएगा। कितना ही जानेंगे। ये फिक्स्ड सिलेबस तो नहीं है ना कि जिसको पढ़ करके आपने जान लिया कि मैंने ये 5 चैप्टर रट लिए हैं। अब जिंदगी या इल्म फ्रेम में नहीं आता, उसे हम नॉलेज नहीं कह सकते, उसे हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, न्यूज़ कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं। लेकिन नॉलेज है इदराक। किस चीज़ का इदराक इल्म होता है? इस चीज़ का इदराक कि मैं जो जानता हूं वो थोड़ा है
मुझे जो बाकी जानना रह गया है वो बहुत ज्यादा है। तो जिस काम में हम थे, क्रिएटिव काम हमेशा इस बात का एहसास दिलाता रहता है, क्योंकि क्रिएटिविटी आपको हर बार ये बताती रहती है कि कुछ और करने की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आप एक फ्रेम से बाहर सोच रहे होते हैं। अगर आप फ्रेम से बाहर सोचना बंद कर दें तो आपकी नेक्स्ट मूवमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी पर हर्फ आएगा। आज आप देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो पुरानी दुनिया से कितनी मुख्तलिफ है। हर लहजा, हर लम्हा ये दुनिया बदल जाती है, सारे पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं, नजरियात बदल जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने पुराने कितनी ही चीजों को बेकार और बेमानी कर दिया है। आज का जमाना जहां इम्परमानेंस का जमाना है, हर लहजा, हर मोमेंट बदलती हुई दुनिया का हिस्सा हमें बना दिया है। जिस तरह हम मोबाइल फोन पे बैठ के रील बदलते रहते हैं, हमारी जिंदगी भी उसी तरह बदल रही है। हम एक चीज पे टिक नहीं सकते, और इस बदलती हुई दुनिया में हमारी रफ्तार भी बदल गई है, हमारा अप्रोच भी बदल गया है। हम इसे रोक भी नहीं सकते। हम कहेंगे कि ये सारा खराब हो गया है, दुनिया अब बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं, दुनिया ऐसी ही चलती है। जो कल था वो आज नहीं होगा। बदलती हुई दुनिया का नाम ही दुनिया है। जो ठहरी हुई चीज है वो दुनिया नहीं है। आज से कई हजार साल पहले जो दुनिया थी उसे हम आज देखते हैं तो अंदाजा करते हो कैसे रह रहे हो। क्या ये मुमकिन है? हम ही लोग थे अभी 1.5 दहाई पहले तक, हमारे पास ये फोन्स का चक्कर नहीं था। हमारी दुनिया ही अलग थी। हम खत लिखा करते थे, 1 महीने के बाद हमारे किसी मुहिब तक खत पहुंचता था। वो फिर लिखते थे, मैं खैरियत से हूं, आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहता हूं। अम्मी कैसी हैं? जब तक आप अम्मी की खैरियत उन तक पहुंच रही होती थी, तब तक घर में 10 लोग 10 बार बीमार होकर के ठीक हो गए होते। तो वो तब का नॉर्म था। आज का नॉर्म दूसरा है। आज इंस्टेंटली आप दुनिया के किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं। आज की जंगें देखिएगा, आज जंगों का दौर है। आज की जंग देखिएगा, आदमी अपने घर में बैठा है या अंडरग्राउंड कहीं पे बैठा है, एक बटन दबा दिया, कहीं 2000 किलोमीटर दूर की किसी जगह पर आकर के बारूद फटता है। पहले सरहदों पर जाकर के जंग होती थी। दुनिया इसी तरह बदल गई, और हमारे नौजवान जो हैं वो इल्म के साथ इतने एक्सपोज्ड हैं, उनकी दस्तरस इल्म के सोर्सेस पे इतनी ज्यादा है कि हम जैसे स्लो चलने वाले लोग आदतन, क्योंकि हमारी तरबियत वैसे हुई है, हमारा मिजाज बन गया है कि जैसे खिरामा या हम पुराने ढर्रों पे चल करके एक ओपिनियन क्रिएट करने वाले लोग हैं, अभी भी मौजूदा ज़माने की नज़ाकतें नहीं समझ पा रहे हैं। तो नई जनरेशन से जब हम मुखातिब होते हैं तो वो सरकास्टिकली हमारी ओर देख रहे होते हैं। हमारे बच्चे वो कह रहे हैं कि आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं, हमें कह रहे होते हैं, जबकि वो भी हमारे ही ज़माने के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हम एक ही दौर में रह रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि ये दूसरा दौर है, इनका अप्रोच भी कहीं थम गया है, रुक गया है, उनकी पेस के साथ हम पेस नहीं मिला पा रहे हैं। तो ये दिक्कतें जो हैं, ये हमारी पीढ़ी को संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है।
हम में से ज्यादातर लोग, आप, मैं और हमारे साथ कितने ही लोग, उस पुराने जमाने के टेलीफोन बूथ पे फोन करने वाले, तारघर पे लाइन लगाने वाले लोग आज हाथ में पूरी दुनिया लिए घूम रहे हैं। और हमारी नई जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी की इस टर्मिनोलॉजी के साथ कॉन्फ्रंटेड है या इक्विप्ड है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ की रिश्तेदारी पर भी हंस रही है। लेकिन हमने भी कमाल कर दिया कि रिश्ता इससे उस्तवार कर पाए, हम अपडेट किया खुद को हमने, और ये अपडेशन ही जिंदगी का सबूत है। एक दिक्कत हमारे पास ये रह गई है कि हम नई पीढ़ी की एस्पिरेशंस को अपनी कसौटी पर उतारने लगे हैं। वहां एक गल्फ है, तभी हमारे बच्चे हमसे, हमारी रवायात से, हमारी कंटिन्यूटी जो तहजीब की होती है उससे अलग बैठे हुए कहीं चर्च पी रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें कह रहे हैं कि यार हमारे समाज को क्या हो गया है, इन्हें हमारे बच्चों को क्या हो गया है। खता उनकी नहीं है, खता हमारी है। हम मुंतकिल ही नहीं कर पाए अब वो वैल्यूज जो एक कंटिन्यूड फॉर्म में हमारे असलाफ से हम तक आए थे। हम उनको उनके हिसाब से समझा ही नहीं सके। एक गल्फ बीच में कायम हो गया। हम अपनी दुनिया के साथ रह गए, अपनी पेस में रह गए, अपने ही अप्रोच में फंसे रह गए, और उनका अप्रोच कुछ दूसरा है। उनकी गलती नहीं है, वो तन्हा हो गए।